इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और टेक्नोलॉजिकल पावर है और साथ ही इमर्जिंग ग्लोबल प्लेयर भी है। सिविल सर्विस सिस्टम की एबिलिटी और उसके इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ हमारी कंट्री के ब्राइट फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माँ फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज की। सिविल ऑक्यूपेशंस की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बॉडी ना जुडिशियल है और ना ही पॉलिटिकल। ये गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इन ऑफिसर्स की काबिलियत से ही गवर्नेंस एफिशिएंटली और इफेक्टिवली चलता है। इंडिया में सिविल सर्विसेज के कुछ एग्जांपल्स हैं: इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन फॉरेन सर्विसेज। नेचर ऑफ वर्क। डेमोक्रेसी की बात करें तो सिविल सर्विसेज की एडमिनिस्ट्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सिविल सर्वेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो देश को प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की राह पर ले जाए। सिविल सर्वेंट्स के कुछ काम हैं। नंबर 1, इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉज। सिविल सर्वेंट्स की जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट के पॉलिसीज और लॉज को इम्प्लीमेंट करना। नंबर 2, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये ऑफिसर्स मिनिस्टर्स को पॉलिसी बनाने के लिए एडवाइस करते हैं और इंफॉर्मेशन और आइडियाज भी देते हैं। नंबर 3, स्टेबलाइजिंग फोर्स। एडमिनिस्ट्रेशंस और मिनिस्टर्स बदलते रहते हैं, लेकिन ये सर्विसेज स्टेबल रहती है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लगातार चलता रहता है। ये सर्विस स्टेबिलिटी और परमानेंस प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, वेलफेयर सर्विसेज। सिविल सर्वेंट कई वेलफेयर सर्विसेज भी करते हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी, पॉवर्टी रिडक्शन। ये ऑफिसर्स देश के कमजोर वर्ग को सुधारने के लिए काम करते हैं। नंबर 5, डेवलपमेंटल फंक्शंस। ये सिविल सर्वेंट्स डेवलपमेंटल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे नई एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, ट्रेड, फाइनेंशियल फंक्शंस और रूरल एरियाज में डिजिटल गैप को फिल करना। हाउ टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। आप अपनी स्क्रीन पर 24 सिविल सर्विसेज के डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं। इन डिपार्टमेंट में पोस्ट को भरने के लिए यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा हर स्टेट के सिविल सर्विसेज डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें रिक्रूट होने के लिए एग्जाम होती है, जैसे गुजरात का जीपीएससी और राजस्थान का आरपीएससी। जो कैंडिडेट सिविल सर्विसेज एग्जाम देना चाहते हैं उन्हें नेशनैलिटी, एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कंडीशंस को फुलफिल करना है। इस एग्जाम को देने के लिए कैंडिडेट को 21 इयर्स का होना जरूरी है और वो मैक्सिमम 32 इयर्स तक इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। एग्जाम को देने के लिए कैंडिडेट को किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होना जरूरी है। एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन भी है। व्हाट टू लर्न। यूपीएससी का सिलेबस कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कैंडिडेट के नॉलेज, एप्टीट्यूड और एनालिटिकल एबिलिटीज को जज किया जा सके। इस एग्जाम को वर्नाकुलर मीडियम में भी दिया जा सकता है। इस एग्जाम के 3 स्टेजेस होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू या कहें पर्सनालिटी टेस्ट। सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम में 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, 200 मार्क्स ईच। जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2। यहाँ एग्जाम में मल्टीपल चॉइस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। रिटन एग्जाम में 9 पेपर्स होते हैं, पर फाइनल मेरिट रैंकिंग के लिए सिर्फ 7 पेपर्स की ही काउंटिंग होती है। बाकी 2 पेपर्स में कैंडिडेट को कमीशन द्वारा निर्धारित किए हुए मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू देना होता है, जो ऐसे बोर्ड मेंबर्स लेते हैं जो इन सर्विसेज का पार्ट रह चुके होते हैं। जो कैंडिडेट सक्सेसफुली एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें उनकी रैंकिंग के बेसिस पर सर्विसेज अलॉट कर दी जाती है। सिविल सर्विसेज के रिजल्ट के साथ ही उसकी एग्जाम लिस्ट भी रिलीज कर दी जाती है। टॉप कैंडिडेट को आईएएस और आईपीएस में पोजीशंस दी जाती हैं। कैंडिडेट अगर चाहे तो रैंक के बेसिस पर पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन चूज कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज को लेकर कुछ मिथ्स भी हैं। नंबर 1, ओनली एकेडमिक टॉपर्स कैन क्रैक आईएएस। अगर हम हर साल के टॉपर्स की लिस्ट देखें तो कई टॉपर्स ऐसे भी होते हैं जो साधारण स्कूल और कॉलेजेस से आते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट या बैक बेंचर होते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें आईएएस बनने के लिए कोई गाइडेंस नहीं मिला, फिर भी वो मेहनत और डेडिकेशन से एग्जाम क्रैक करते हैं। नंबर 2, वन कैन नॉट क्लियर द यूपीएससी एग्जाम विदाउट अटेंडिंग कोचिंग क्लासेस। इन टुडेज एज कैंडिडेट के लिए कोचिंग क्लासेस अटेंड करना जरूरी नहीं है। सब कुछ एक क्लिक पर अवेलेबल है। इंटरनेट की हेल्प से यूपीएससी एग्जाम, करंट अफेयर्स मैगजीन्स, आरएसटीवी प्रोग्राम्स और ऐसे कई और एरिया से बेस्ट नोट्स मिल सकते हैं और इनमें से कई नोट्स फ्री भी होते हैं। नंबर 3,
IAS एस्पिरेंट्स शुड नो एवरीथिंग। यूपीएससी को लेकर अगला मिथ है जो कैंडिडेट को स्ट्रेस भी देता है, वो है कि उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए। ये सच है कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन ये बात सिर्फ करंट अफेयर्स पर लागू होती है और करंट अफेयर्स को एक मेथड के जरिए सीखा जा सकता है। नीडेड स्किल्स। नंबर 1, डिसाइसिव एंड रेजिलिएंट इन अप्रोच। गवर्नमेंटल मशीनरी का पार्ट होने पर ऑफिसर को रेजिलिएंट होना चाहिए और सिस्टम, ऑपरेशन और स्ट्रक्चर में आने वाले किसी भी बदलाव को अपनाना इन्हें आना ही चाहिए। आपके टेन्योर में कुछ ऐसे ट्रिकी सर्कमस्टेंसेस आएंगे जिन्हें आपको कम समय में सॉल्व करना होगा। नंबर 2, नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। एक IAS एस्पिरेंट को डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन्हें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एनालाइज करना, इश्यूज को आइडेंटिफाई करना और इफेक्टिव सॉल्यूशंस निकालना आना चाहिए। इन सब के लिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और क्यूरियस माइंड की जरूरत होती है। नंबर 3, डिसिप्लिन। अगर आप दिल से IAS क्लियर करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जिसकी आपको जरूरत होगी। डिसिप्लिन आपको प्रॉपर डेली रूटीन के साथ और भी बहुत कुछ सिखाएगा। अगर आप एग्जाम तक रोज डेली टाइम टेबल फॉलो करें तो आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। नंबर 4, इमोशनल इंटेलिजेंस। एक IAS एस्पिरेंट के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी क्वालिटी है। इन्हें अपने इमोशंस को समझना और मैनेज करना आना ही चाहिए। इन्हें स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को ग्रेसफुली हैंडल करना आना चाहिए और प्रेशर में भी काम करने की एबिलिटी इनमें होनी चाहिए। नंबर 5, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। गवर्नमेंट एक IAS ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि वो अपने जुरिस्डिक्शन के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए और सभी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क पूरे करने के लिए ये एबिलिटी आप में होनी चाहिए। नंबर 6, पेट्रियटिज्म। ये क्वालिटी IAS ऑफिसर्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर ऑल इन्हें देश की सेवा जो करनी है और फ्यूचर इंडिया को भी बनाना है, इन सब के लिए पेट्रियटिज्म स्पिरिट की ज़रूरत होगी। एक सच्चा देशभक्ति अपने देश और देश के लोगों का ध्यान रख सकता है। सिविल सर्विसेज को करने के कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी है। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रोज की। नंबर 1, पावर। सिविल सर्वेंट्स को हम पावर का सिंबल मानते हैं। पार्लियामेंट में जब भी लॉज पास होते हैं उनको एग्जीक्यूट सिविल सर्वेंट्स ही करते हैं। ये ऑफिसर्स डिपार्टमेंट वाइज गवर्नमेंट इन इंडिया के पावर को चलाते हैं। नंबर 2, जॉब सेटिस्फैक्शन। देश के लोगों की सेवा करना आपको सेटिस्फैक्शन देता है। यदि आप अपना काम मानवता के लिए करते हैं तो आपको अपने लोगों से ट्रस्ट और रिस्पेक्ट मिलती है। तो अब बात करते हैं कॉन्स की। नंबर 1, ट्रांसफर्स। इन ऑफिसर्स के करियर में कई बार ट्रांसफर्स होते हैं। हर 2 से 3 साल या उससे भी कम टाइम में ट्रांसफर होने की संभावना होती है, तो ये उनकी और उनके परिवार के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। नंबर 2, वर्किंग अंडर टू मच प्रेशर। क्योंकि ये एक पब्लिक पोस्ट है और यहाँ आप पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, आपको अलग अलग क्षेत्र के लोगों के साथ काम करना पड़ता है, जैसे आम जनता, पॉलिटिशियन, दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट्स और देश विदेश के लोग। ऐसे में काम का प्रेशर हमेशा बना रहता है। कई बार काम में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी झेलने पड़ते हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं। नंबर 3, लिमिटेड सीट्स। यूपीएससी का एग्जाम हर साल लाखों लोग देते हैं, बट लिमिटेड सीट्स होने की वजह से सिलेक्शन सिर्फ लिमिटेड लोगों का ही हो पाता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज। सिविल सर्विसेज में सभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज शामिल है। यहाँ जॉब्स IAS, IPS, IFS सेक्टर्स में ही नहीं बल्कि इंडियन रेलवेज, रेवेन्यू सर्विस, पोस्टल सर्विस, ऑडिट्स एंड कस्टम जैसे एरियाज में भी होती है। चलिए अब हम सिविल सर्विसेज के जॉब रोल्स देखते हैं। नंबर 1, IAS ऑफिसर्स यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स। IAS ऑफिसर्स के ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गवर्नमेंट अफेयर्स को संभालना, ओवरऑल स्पेंडिंग को कंट्रोल करना, देश के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को मेंटेन करना और लॉ एंड ऑर्डर को प्रिजर्व और मेंटेन करना और हाँ, टैक्स कलेक्ट करना। नंबर 2, IPS ऑफिसर्स यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर्स। इनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शांति बनाए रखना। IPS लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। एज एन इंडियन पुलिस ऑफिसर आपकी ड्यूटी है क्राइम होने से रोकना, आतंकवाद को रोकना, स्मगलर्स को ट्रेस करना और करप्शन रोकना और लोगों में व्यवस्था बनाए रखना। नंबर 3, IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर्स। ये डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर्स देश का नेतृत्व करते हैं और वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। IFS की कई और भी जिम्मेदारियां होती है।
जैसे कंट्रीज के साथ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, कल्चरल इंटरैक्शन, दूसरे देशों के साथ राजनीतिक और आर्थिक सहयोग, प्रेस एंड मीडिया को हैंडल करना और ऐसे कई तरह के इश्यूज को भी यही संभालते हैं। सिविल सर्विसेज के डिफरेंट डिपार्टमेंट की जॉब प्रोफाइल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए पूरी वीडियो को सम अप करते हैं। सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए आपके पास राइट गाइडेंस, रिलेवेंट स्टडी मटेरियल, सिलेबस और करंट इवेंट्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। डेडिकेशन, हार्डवर्क और सॉलिड स्टडी प्लान से कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम में सक्सेसफुल हो सकता है और इंडियन सिविल सर्विसेज में अपना रिवॉर्डिंग और फुलफिलिंग करियर बना सकता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस करियर, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.